कि अगर फेस वैल्यू के ऊपर शेयर इशू होंगे तो बैंक उसी अमाउंट से डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल जो है वो हमारा क्रेडिट हो रहा होगा। ये हमेशा फेस वैल्यू से होता है। फिर प्रीमियम की बात की थी। प्रीमियम पे क्या होता है कि फेस वैल्यू से ज़्यादा भी होता है। जैसे अगर 1 लाख शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का अगर एक शेयर है तो 27 रुपये के इशू किए हैं तो बैंक डेबिट होगा हमारा 27 लाख से। शेयर कैपिटल हमारा हमेशा किससे होगा क्रेडिट? फेस वैल्यू से। और रिमेनिंग किसको चार्ज होगा? प्रीमियम को। और डिस्काउंट पे हमने देखा हुआ था कि डिस्काउंट किसको चार्ज होता है? प्रीमियम को चार्ज हो रहा होता है। सारा कुछ हमने देख लिया था। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ बातें अबाउट द डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड की बाद में बात करते हैं, पहले हम शेयर्स पे वापस आते हैं। शेयर्स की ही बात करते हैं। कब भी लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने, या पढ़ रहे भी होंगे या पीआरसी में पढ़ के आए होंगे। हमारे पास दो तरह का शेयर कैपिटल होता है। एक होता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और दूसरा होता है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है? नाम का। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें तो जो इसमें है, इसमें हमें ट्रीटमेंट मिलता है, दैट इज प्रेफरेंस ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। किस पर्सपेक्टिव में? कि डिविडेंड जो है वो सबसे पहले इनको दिया जाएगा। अगर कल को कंपनी वाइंड अप होती है तो वाइंड अप होते हुए सबसे पहले पेमेंट किनको की जाएगी? इनको ही की जा रही होगी। तो जिसके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उनको जो है ये दो चीज़ें जो हैं वो प्रेफरेबल ट्रीटमेंट में मिल रही होती हैं। फिर तीसरा इसमें क्या होता है? तीसरा इसमें जो डिविडेंड होता है ना, ये वाला, ये मिलता है हमेशा किसके ऊपर? फिक्स रेट के ऊपर मिल रहा होता है। बता देते हैं कि हम आपको 5%, 6%, 7% दे रहे होंगे। और चौथा इसमें क्या होता है? नो वोटिंग राइट्स, कि जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होंगे वो कभी भी जाके वोट नहीं कर सकते, कभी भी वोटिंग राइट्स जो हैं उनके पास नहीं होते किसी किस्म के भी। वो बस इंजॉय कर रहे हैं एक फिक्स अमाउंट के ऊपर, फिक्स रेट के ऊपर डिविडेंड को, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी उनके पास नहीं होता। ऑन अदर हैंड ऑर्डिनरी शेयर्स में क्या होता है? इनके पास रिस्क जो है वो ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे रिवॉर्ड भी है वो ज़्यादा होगा। कैसे? बिकॉज जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाते हैं उसमें से जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड होगा वो लेस करवा देंगे। जो रिमेनिंग बचा है वो सारा किनका है? इनका है। ये रिमेनिंग जो है ये कम भी हो सकता है, ये रिमेनिंग जो है ये ज़्यादा भी हो सकता है। टोटली अप टू देम। कम हुआ इनका नसीब, ज़्यादा हुआ उनका नसीब। तो ये इनको रिस्क और रिवॉर्ड क्या मिलता है? ज़्यादा मिलता है। दूसरा, इनको जब भी डिविडेंड मिलेगा, जब भी इनको डिविडेंड मिलेगा तो वो कौन सा होगा? लेफ्ट ओवर। जो बचा हुआ है, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद जो रिमेनिंग बच गया वो किनको मिलेगा? ऑर्डिनरी वालों को मिल रहा होगा। दूसरा, जब कल को ये वाइंड अप होगी, वाइंड अप करने के बाद पहले किसको पेमेंट करेंगे? प्रेफरेंस। आफ्टर प्रेफरेंस किसको पेमेंट की जाएगी? ऑर्डिनरी वालों को पे की जा रही होगी। ऐसे ही है। तीसरा, इनके पास सबसे बड़ा क्या है कि इनके पास वोटिंग राइट्स हैं। इनके पास क्या है? वोटिंग राइट्स हैं। वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है कि ये आके अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं, ये अपना बोर्ड अपॉइंट करवा सकते हैं,
डायरेक्टर्स अपॉइंट करवा सकते हैं, वो जो है प्रेफरेंस शेयर वाले नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को अब फर्दर डिवाइड करने पे जाएं तो हमारे पास आएगा, एक है इररिडीम और इंटरम मामा हीर दिया की हो गया इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरे जो हैं वो कौन से होंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीम का मतलब क्या होता है, वापस करना। इररिडीम का वापस मतलब क्या होगा, जो वापस नहीं हो सकते। इसको लिख लीजिएगा कि इररिडीमेबल जो शेयर्स होते हैं वो हमेशा इक्विटी का पार्ट बनते हैं। इररिडीमेबल शेयर्स का पार्ट बनते हैं, हमेशा इक्विटी का पार्ट बनते हैं। मतलब हम इनको शेयर्स ही ट्रीट करते हैं, इसके ऊपर जो डिविडेंड हम पे करेंगे वो हमारा डिविडेंड ही ट्रीट होगा। वो क्या होगा, हमारा डिविडेंड ही ट्रीट हो रहा होगा। इशू कर दिया आपने, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख शेयर्स जो हैं वो इशू कर दिए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इररिडीमेबल है, 5% के हिसाब से क्या कर रहे हैं आप, उसके ऊपर डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो ये आपके क्या कहलाएगा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और ये इक्विटी का ही पार्ट ही बनेंगे, बिकॉज ये इररिडीमेबल है, इशू हो गए हैं, वापस नहीं हो सकते। उसके बाद है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीम का मतलब क्या होता है, वापस करना। देखिएगा ज़रा, कंपनी ए ने 1 लाख रुपए के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। कंपनी ए ने कह दिया कि ठीक है जी, मैं डिविडेंड पे करूंगी आपको कितना, 5%, और आफ्टर 5 ईयर्स आप मुझे शेयर्स जो हैं वापस कर देना, और मैं आपको आपके पैसे जो हैं वापस कर दूंगी। ठीक है, टाइम भी कितना दिया है, 5 साल का। आप जाते हैं कंपनी ए, बैंक के पास गई, 1 लाख रुपया बैंक से लोन लिया। बैंक ने कहा कि कितना इंटरेस्ट लूंगी, 5%, और आफ्टर 5 ईयर्स क्या करना है आपने, लोन को वापस करना है। जब कंपनी बैंक के पास जाती है, बैंक से लाख रुपया लेती है, बैंक को 5% इंटरेस्ट पे कर रही होती है, 5 साल के बाद लोन को वापस करना होता है, तो ये लोन है, ये लोन ही है ना। जब ये लोन है और जो इंटरेस्ट है ये आपकी क्या होती है, फाइनेंस कॉस्ट होती है। ये क्या है आपकी, ऐसे ही है, ऐसे ही चल रहा है ना। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है? वहां पे कंपनी जाके बैंक से लोन ले रही है, यहाँ पे कंपनी किससे पैसे ले रही है, अवाम से ले रही है। वहां पे बैंक को 5% इंटरेस्ट पे करना है फिक्स, यहाँ पे कितना पे करना है अवाम को, 5% डिविडेंड पे करना है फिक्स। वहाँ पे बैंक को भी 5 साल के बाद वापस कर देना है लोन पूरा, यहाँ पे भी अवाम को 5 साल के बाद ये पैसे वापस कर देने हैं। तो दोनों सेम ही है, दोनों क्या है, सेम ही है। अगर दोनों सेम है तो रिमेंबर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा क्या होगा, हमारा लाइबिलिटी ट्रीट होगा, ये कभी भी इक्विटी का पार्ट नहीं बनेगा। ये क्या ट्रीट होगा, हमारा हमेशा लाइबिलिटी ट्रीट होगा, ये कभी भी इक्विटी का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों? बिकॉज ये तो आपकी लाइबिलिटी है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आपने बैंक से लोन नहीं लिया, आपने अवाम से लोन ले लिए, 5 साल के बाद वो वापस कर देंगे, आप उनको अमाउंट वापस कर देंगे, तो ये लाइबिलिटी है। इसलिए जो इसके ऊपर डिविडेंड हम पे कर रहे होते हैं, ये डिविडेंड नहीं होता, बल्कि मेरा क्या कहलाएगा, फाइनेंस कॉस्ट कहलाएगी, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं क्या करवा रहा हूँगा, लेस करवा रहा हूँगा। तो ये आपने याद रखना है कि प्रेफरेंस शेयर्स में जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो हमेशा इक्विटी का पार्ट बनते हैं, और जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो किसका पार्ट बनते हैं, लाइबिलिटी का पार्ट बनते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, ये लोन है,
ये क्या है, लोन है, और ये क्या है, इक्विटी है। पेपर में एमसीक्यूज आ जाएगा आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इक्विटी, इसमें से बताएं कौन सी चीज जो है वो इक्विटी का पार्ट नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, कौन से होंगे, रिडीमेबल, बिकॉज वो आपने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इशू किया है, उसके बाद आपने अमाउंट वापस कर देनी है, आपको शेयर्स खत्म हो जाने हैं, तो वो एक स्पेशल टाइम के लिए है, तो वो क्या कंसिडर होगा, आपका लोन ही कंसिडर हो रहा होगा। और वो फिर कह देगा कि बताएं जी कौन सा ऐसा डिविडेंड है जिसको हम डिविडेंड के तौर के ऊपर ट्रीट नहीं कर रहे होते, तो वो कौन सा है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, बिकॉज वो क्या है, फाइनेंस कॉस्ट के तौर के ऊपर लेस हो रहा होगा। तो रिमेंबर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और हमारे पास कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो पता कहानी डिविडेंड सारा कुछ क्या होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हमने दो तरह के डिवाइड किया हुआ है, एक है रिडीमेबल और दूसरा है हमारे पास इररिडीमेबल। जो रिडीमेबल है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, शेयर्स वापस करने हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इशू किया, उसके बाद हम क्या कर देंगे, शेयर्स को वापस कर देंगे, तो वो लाइबिलिटी का पार्ट बनता है, वो लोन का पार्ट बनता है, वो इक्विटी का पार्ट नहीं बनता। और जो इररिडीमेबल है वो सिर्फ इसका पार्ट बनता है, हमेशा इक्विटी का पार्ट बन रहा होता है। इज दैट क्लियर, सबको क्लियर है ये, ओके। पीएनएल में ही चार्ज करेंगे, एक ही दफ़ा होगा, हम इसको लाइबिलिटी के तौर पर लिखेंगे। बैलेंस शीट में 1 लाख रुपया लाइबिलिटी में जा रहा होगा और जो डिविडेंड पे कर रहे हैं वो हमारे इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रही होगी। देखिए लाइबिलिटी में ये वाली अमाउंट जाएगी, ये वाली, ये लाइबिलिटी में जाएगी और ये वाली अमाउंट जो है ये एक्सपेंस में जा रही होगी। ये क्लियर है? यस, ये सारे जनरल पब्लिक ऑफर होंगे। क्या क्या होता है? सेम एज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ट्रांसफरेबल है, जिसको मर्जी सेल करते रहे, अलाउ होता है आपको। नहीं, डिबेंचर्स तो, डिबेंचर इज समथिंग एल्स। डिबेंचर्स, ये शेयर्स की बात हो रही है, डिबेंचर्स हैं वो तो आपकी एज सच लाइबिलिटी ही है, वो लोन नोट्स वो आप ऐसा लाइबिलिटी के तौर के ऊपर है, वो बोरिंग्स में जाती है, ये बोरिंग्स नहीं है। यहाँ पे अवाम कहती है जी कर्जा नहीं मिल देना, कंपनी आए, कंपनी कह रही हमें दोगे कर्जा लाख रुपए का, कभी दोगे? कंपनी के शेयर ले लो हमसे, दोगे? हाँ, तो कंपनियाँ करेगी, इशू शेयर्स करेगी, नाम के शेयर्स ही होंगे, लेकिन चूँकि रिडीमेबल होंगे उसे क्या ट्रीट कर रही होगी, अपनी लाइबिलिटी ट्रीट कर रही होगी। ठीक है, ये क्लियर है? उसके बाद हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स में बात करेंगे, दो टर्म्स आती हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एक होंगे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कौन कौन से? प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा हूँ, एक है क्यूमुलेटिव, डिपेंड करता है किसके ऊपर रिटर्न करवा रहे हैं, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे के पार पे, कंपनी बता देगी, शुरू में बता देती है कितने अरसे बाद रिटर्न होने, किस वैल्यू पे होते हैं, ये हम जाके पढ़ेंगे ईपीएस में, अर्निंग पर शेयर्स में। रिटर्न जो रिडेम्पशन है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, होते तो करवा देता। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक तो हमने वो टाइप पढ़ ली है, एक है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। ये क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव टाइप जो है ये डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, जमा करना। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब आप जमा नहीं कर रहे। रिमेंबर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ये वो शेयर्स हैं जिसके ऊपर डिविडेंड बेशक आपने डिक्लेयर किया है या नहीं किया, आप डिविडेंड बता रहे हैं या नहीं बता रहे, आप क्या करते जाएंगे, उसको जमा करते जाएंगे। जिस साल डिविडेंड पे करेंगे
सारे का सारा अगला पिछला पे करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये कम्युलेटिव शेयर्स हैं, 2021 में आपने डिविडेंड नहीं दिया, 2022 में आपने डिविडेंड नहीं दिया, 2023 में भी डिविडेंड नहीं दिया, जब 2024 में डिविडेंड देंगे ना तो 2024 में आप 21, 22, 23, 24 ये सारे का सारा डिविडेंड जो है वो दे रहे होंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कि इनका डिविडेंड जो है वो हम क्या कर रहे हैं? जमा करते जा रहे हैं, और एट द एंड हम जब भी पे करेंगे हम पिछला सारा पे कर देंगे। ये है हमारे पास कौन से? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? कि जिस साल डिक्लेयर किया सिर्फ उसी साल पे करेंगे, जिस साल डिक्लेयर नहीं किया 1 रुपया भी पे नहीं करेंगे। वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहला रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? जी मिस, आप बताएं कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो इक्विटी का पार्ट बनते हैं? रिडीमेबल बनते हैं? सवाल क्या है? मैंने सवाल क्या पूछा है? कौन से शेयर्स हैं जो इक्विटी का पार्ट बनते हैं? तो आप क्या जवाब दे रही हैं मुझे? तो ऑर्डिनरी शेयर्स ही बनते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स भी तो इक्विटी का पार्ट होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स भी इक्विटी का पार्ट है, प्रेफरेंस शेयर्स भी इक्विटी का पार्ट है। उस प्रेफरेंस शेयर्स में से इररिडीमेबल इक्विटी का पार्ट है, ये इक्विटी का पार्ट नहीं है। तो ये यतीम है कि सौतेले हैं? ये इनको भी बताना था आप लोगों ने। हाँ जी, चले मिस फिर आप ही बता दें, अब चूंकि आपने इतना अच्छा वो आंसर दिया है। ये जो शेयर प्रीमियम होता है, शेयर प्रीमियम में से हम कौन कौन सी कॉस्ट लेस करवा सकते हैं? यहाँ नहीं लिखा हुआ, लास्ट लेक्चर में था जिसकी वीडियो अवेलेबल की थी। शेयर प्रीमियम में से कौन कौन सी कॉस्ट लेस हो सकती है? सब्र कर, सब्र कर। बताओ। डिस्काउंट। अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो कहाँ से लेस होंगे? शेयर प्रीमियम से लेस होंगे। राइट इशू क्या होता है? किसको होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। और बोनस इशू क्या होता है? बोनस इशू किसको देते हैं? अवाम। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ना। राइट में और बोनस में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हमने देना होता है। ठीक है सनान, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड डिविडेंड होता है, वो डिग्री डिग्री होती है। प्रॉफिट का एक वो हिस्सा प्रॉफिट का जो किसको दिया जाएगा? शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? डिविडेंड कहलाएगा। अब पूछें। डिस्काउंट जो है वो जो फेस वैल्यू है उससे कम पे होता है। राइट इशू जो है मार्केट वैल्यू से कम पे होता है। आप वो लेक्चर लास्ट में देखिएगा जिसमें राइट एक्सप्लेन किया गया हुआ है। मार्केट वैल्यू है 25 रुपये। देखें मार्केट वैल्यू कितनी है? 25 रुपये। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। अगर आप 25 से कम बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 12.5 रुपये का एक बेच रहे हैं, तो दिस इज राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। कि अगर आप 7 रुपये का बेच रहे हैं, ये डिस्काउंट आता है। तो ये ज़रा लास्ट में देखिएगा, बिकॉज उसमें राइट सारा एक्सप्लेन किया गया क्या है और क्या नहीं होता। कौन? ये कंपनी की पॉलिसी है। कंपनी क्यूमुलेटिव देना चाहती है कि कंपनी नॉन क्यूमुलेटिव देना चाहती है, आवाम से नहीं पूछती। एक कंपनी ने डिसाइड करना है कि वो क्या है और क्या नहीं चल रही। ये डिलीट कर दूं? डिलीट कर रहा हूँ, रिमूव कर दूं। शेयर्स जितने डिस्कशन कर रहा हूँ अगले चैप्टर में मैंने कख नहीं बताना,
अगले चैप्टर में सीधा ईपीएस है इस सारे डिस्कशन के बाद। चले हम बात करते हैं डिविडेंड की। आप ही बता दें डिविडेंड क्या होता है? ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन है कि नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन है? सोच लें, सोच के। ऑनर बेस्ड है, वेरी गुड। हाँ भाई, ऑनर बेस्ड है कि नॉन ऑनर बेस्ड है? नॉन ऑनर बेस्ड है। इतना तगय्युरात एक्सट्रीम पे हमारी क्लास है। ख़वातीन का वोवल एंड है, बॉयज़ का वोवल एंड है। अब बताएं अब ये कैसे हम करें? चलिए एक मिनट, आप बताएं डिविडेंड ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन है कि नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन है? नॉन ऑनर बेस्ड। अब वोट इस तरफ हो गए हैं, डिविडेंड ऑनर बेस है कि नॉन ऑनर बेस है? अच्छा, नॉन ज़रा वोट हो गए हैं। आप बताएं ऑनर कि नॉन ऑनर बेस? ऑनर। ओहो, बैलेंस होना शुरू हो गया। अब आप बताएं। नॉन ऑनर बेस्ड है। सेकेंड लेक्चर के किसी के पास लेक्चर नोट्स हैं? किसी नोट किए हो? ज़रा पहुँचे वहाँ पे, ज़रा पहुँचे वहाँ पे, सेकेंड लेक्चर पे पहुँचे। इंडिविजुअल का अकाउंट बना था, उसमें क्या किया था? ऑनर बेस क्या था? न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्राइंग्स। ऑनर की वजह से चेंज आ रहा है। वो जो प्रॉफिट दिया जा रहा है वो क्या था? नॉन ऑनर बेस। कि इसमें ऑनर नहीं है बल्कि बिजनेस जो है वो इन्वॉल्व है, वो प्रॉफिट दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है? आपकी इक्विटी में इजाफा या कमी आ रही है। तो डिविडेंड क्या होगा? ऑनर बेस कि नॉन ऑनर बेस? नॉन ऑनर बेस। अब डिविडेंड जो है ना, हमारे पास पहली बात है दो तरह के होंगे। एक है हमारे पास कैश डिविडेंड, दूसरा होगा हमारे पास शेयर्स की फॉर्म में। ये जो शेयर्स की फॉर्म में डिविडेंड दिया जाता है इसे क्या कहते हैं? बोनस। इसे क्या कहते हैं? बोनस शेयर्स। आप कहते हैं कैश नहीं देना, उसके बदले में शेयर्स दे देंगे, ये हमारे क्या कहलाएंगे? बोनस शेयर्स कहला रहे होंगे। अगर कैश देंगे वो तो हमारा है ही डिविडेंड। ठीक है। इसकी एंट्री कौन लिखवाएगा? आपने लेक्चर नहीं लिया वरना आपसे पूछता मैं। मिस आप लिखवाएं जरा। कैंपस कौन सा है? जीडीसी। चले हाँ। क्या एंट्री होगी इसकी? शेयर प्रीमियम डेबिट। आर यू श्योर? अच्छा, और क्या क्रेडिट होगा? अल्लाह, कुछ शेयर दिलों के जालम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी। क्या? रिटेन्ड अर्निंग। क्यों? बोनस है। क्लियरली कहा था कि अगर बोनस शेयर वो एवं ही दे रहा है, बकायदा लेक्चर में बोला था वर्ड, एवं ही दे रहा है तो किस में ले जाएंगे? प्रीमियम में। अगर वो कह रहा है कि मैंने एज अ डिविडेंड के तौर के ऊपर देने हैं तो किसको डेबिट करेंगे? रिटेन्ड अर्निंग को करेंगे। लेक्चर लिया था तो फिर कहाँ से भूल गया? तो फिर कैसे भूल गया? डिविडेंड की बात हो रही है ना ये। तो ये बोनस एज अ डिविडेंड नहीं दिया जा रहा वुमेन। इसकी पूछ रहा हूं, इसके पर्सपेक्टिव पे रिटेन्ड अर्निंग आना था। ठीक है। फिर डिविडेंड की हमने फर्दर टाइप्स लिखनी होती हैं, दो होती हैं। एक है फाइनल डिविडेंड और दूसरा है इंटरम। कंपनी लॉ अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो मेरे से ज़्यादा अच्छा जानते होंगे फाइनल डिविडेंड क्या होता है और इंटरम डिविडेंड क्या होता है। बताओ। चलिए, हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ 1 जनवरी 2024 को, ख़त्म हुआ 31 दिसंबर 2024 को। ठीक है। शुरू कब हुआ? यहाँ पे अगर पूरा साल कंप्लीट हो जाता है, साल कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पे साल कंप्लीट हो गया, इन्होंने अपना क्या किया? कैलकुलेट प्रॉफिट किया। अब होता क्या है कि साल यहाँ पे एंड हो जाएगा तो हम बनाएंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उनको बनाना, अप्रूव करवाना, वो नॉर्मली टाइम है 3 महीने का। तो अब इसका मतलब ये है हमारे पास ईयर कौन सा?
2024 यहाँ पे एंड होता है। इसका हम कैलकुलेट करते हैं कितनी सेल्स थी, कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, सारा कुछ करके हम इसका प्रॉफिट बना रहे हैं। वो अब इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी अगले 3 महीने में। किस डेट तक? 31 मार्च 2025 तक। जब इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगी फिर हम प्रेजेंट करेंगे और वो कह देंगे जी हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब क्या हो रहा है, इस पूरे साल का प्रॉफिट जो कमाया था उसका डिविडेंड कब डिक्लेयर हो रहा है? अगले साल हो रहा है, नेक्स्ट ईयर हो रहा है ना। तो इसका मतलब फाइनल डिविडेंड हमेशा किस में रिप्रेजेंट करेगा? नेक्स्ट ईयर की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। क्यों? आपके सामने है, देखिए इस साल सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट्स बना रहे हैं, उसके बाद डिक्लेयर कर रहे हैं। अब 24 का डिविडेंड कब डिक्लेयर हो रहा है? 25 में। 24 का डिविडेंड कब पे हो रहा है? 25 में। तो जिस साल पे होगा उसी साल की एसओसीआई में हम इसको क्या कर रहे होंगे? रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये समझ आती है? ये समझ आती है? सबको क्लियर है? तो फाइनल डिविडेंड जो है वो क्या होगा? हमेशा अगले साल में शो हो रहा होगा। 22 का 23 में, 23 का 24 में, 24 का 12 कब होगा? 13 का 14 में। तो फाइनल डिविडेंड हर साल का कब शो होगा? अगले साल में हो रहा होगा। ये क्लियर है? फिर इंटरम डिविडेंड होता है वो साल के दौरान, मिड ऑफ द ईयर। क्या होता है इंटरम? एग्जैक्टली 6 महीने बाद। 6, क्योंकि हमारे कंपनी के अकाउंट्स जो है ना वो बनते हैं क्वार्टर अकाउंट्स। क्वार्टरली हम अकाउंट बना रहे होते हैं। क्वार्टर 1 का अकाउंट बनाया 3 माह काम करने के बाद, फिर क्वार्टर 2 का अकाउंट बनाया। जब क्वार्टर 2 के अकाउंट बनते हैं तो ये हमारा एग्जैक्ट क्या बनता है? 6 मंथ्स बनते हैं। फिर क्वार्टर 3 के और क्वार्टर 4 में हमारा क्या होता है? एनुअल अकाउंट बन जाते हैं। जब क्वार्टर 2 के जब 6 मंथ्स के अकाउंट्स बनते हैं तो सब कंपनी क्या कर देती है? डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, इंटरम डिविडेंड। वो इंटरम डिविडेंड होता है इस 6 माह का। ये 6 माह का जो प्रॉफिट कमाया इसका डिविडेंड जो है उन्होंने क्या करना होता है? देना होता है। अब देखें इंटरम डिविडेंड किस साल का है? 24 का है। ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर हो रहा है, इसी साल पे होगा। तो इसका मतलब इंटरम डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर होगा उसी साल पे हो जाएगा और उसी साल की एसओसीआई में ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा। तो फाइनल डिविडेंड हमेशा अगले साल शो होगा और इंटरम डिविडेंड जो है क्या होगा? हमेशा उसी साल शो हो रहा होगा। क्यों? बिकॉज फाइनल डिविडेंड की पेमेंट हम हमेशा नेक्स्ट ईयर कर रहे होते हैं और इंटरम की पेमेंट जो है वो हमारी उसी साल में हो रही होती है। तो जिस साल पेमेंट हो रही है उसी साल हम क्या कर रहे होंगे? इसको रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। जिस साल पेमेंट हो रही होती है उसी साल हम क्या कर रहे होंगे? इसको रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? क्यों भी क्लियर है? इररिडीमेबल शेयर्स कौन से होते हैं? प्रेफरेंस होते क्या है? मतलब फर्क क्या है रिडीमेबल और इररिडीमेबल में? और 100 क्लास में बैठ के क्या होते हैं? रिडीमेबल लाइबिलिटी में कि इक्विटी में? लाइबिलिटी में होते हैं। वेरी गुड। क्यूमुलेटिव शेयर्स कौन से होते हैं? डिविडेंड एट अ टाइम। पिछला डिविडेंड नहीं देना हमने, इकट्ठा करके देना है। ओके। कंपनी अगर डिक्लेयर करना चाहती है कर सकती है। आप जाके प्रॉपर पढ़ेंगे सी लॉ में डिविडेंड वाले चैप्टर में कैसे डिक्लेयर होते हैं, कंपनीज एक्ट के क्या रेगुलेशन है वहाँ पढ़ेंगे जाके। बट एक कंपनी की स्वाबदीद है। एनुअल डिविडेंड जो है वो बाय लॉ है, हर एक ने देना होता है अगर देने का दिल हो तो। अगर ना डिक्लेयर करें उनकी मर्जी है। तो ये चीज़ हमारी इसमें आ रही होती है। ये क्लियर है? चलें जी। तो अब हमने जब इक्विटी के कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे सॉरी तो इक्विटी में ये 3 चीज़ें आती हैं हमारे पास। एक है शेयर कैपिटल, दैट वाज ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स की बात हो रही है।
जिसमें हमने ऑर्डनरी शेयर्स पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में सिर्फ यहाँ पे कौन से आएंगे, इररिडीमेबल आएंगे, रिडीमेबल शेयर्स कभी भी नहीं आ रहे होंगे। आगे जाके बोरिंग कॉस्ट में हम एक सवाल पढ़ेंगे जिसमें कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। एक सवाल है, पास्ट पेपर्स में तो नहीं है बट उसके अलावा एक सवाल है कि कंपनी शेयर इशू कर रही है, उसमें भी जाके यही कंसेप्ट अप्लाई होता है कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ना वो इक्विटी का पार्ट बनते हैं, तो उसकी जो बोरोइंग है वो कैपिटलाइज हो रही होती है, तो ये चीज़ वहाँ जाके भी इस्तेमाल होनी है। ये इस वाला कंसेप्ट रिडीमेबल और इररिडीमेबल का कैश फ्लो में भी इस्तेमाल होना है जाके। ये वाली चीज़ जो है ईपीएस में भी इस्तेमाल होनी है, रिडीमेबल और इररिडीमेबल की, तो भूलना आप लोगों ने इसको नहीं है। तो शेयर कैपिटल हमने पढ़ लिया, ऑर्डनरी क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं पढ़ लिया। फिर पूरी शेयर अकाउंटिंग देखी है कि इशू एट पार क्या होते हैं, इशू एट प्रीमियम क्या है, इशू एट डिस्काउंट क्या है, राइट इशू क्या होते हैं, बोनस इशू क्या होते हैं। बोनस इशू और राइट इशू की एंट्री में क्या फ़र्क है जर्नल एंट्री में, बताएं। बोनस इशू और राइट इशू की जर्नल एंट्री में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क है भी कि नहीं, बताएं। उसमें भी बैंक इन्वॉल्व होता है। मैंने बोनस नहीं पूछा, एक मिनट सॉरी, बोनस पूछा, ओके माय बैड। शेयर प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू और राइट इशू में क्या फ़र्क है एंट्री में, क्यों। चलिए एंट्री लिखवाएं, फिर आपने क्या कोई फ़र्क नहीं, जस्टिफाई करना है आपने, वही जड़ा बोले वही कुंडी खोले। बताएं जी एंट्री, पहले मुझे एंट्री लिखवाएं आप शेयर इशू एट प्रीमियम की। एक मिनट, डेबिट और क्रेडिट, बैंक क्या आ गया, ओके। शेयर कैपिटल किस वैल्यू से, कौन सी वाली, फेस वैल्यू से, और रिमेनिंग शेयर रिमेनिंग बैलेंसिंग। तो राइट इशू की लिखवाएं, बैंक डेबिट, उसकी भी यही है। तो बाकायदा लेक्चर ने बताया हुआ है दोनों एंट्रीज लिख के कि वो वाली एंट्री और वो वाली एंट्री दोनों सेम होती हैं, बिकॉज उसमें भी राइट में प्रीमियम तो आ रहा है, प्रीमियम कम है मार्केट से कम बेचा, लेकिन दोनों की एंट्री जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। भूल गई, याद नहीं क्या हुआ है, तो फिर क्यों नहीं याद आई, तो मैं आपसे ही पूछ, एक आला हजरत ने एक बहुत अच्छा बात इरशाद फरमाई थी जो मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे, जीडीसी समझ जाए आप। चलें, शेयर कैपिटल हमारा सारा हो गया। अब हमारे पास दो चीज़ें रह गई इनको हमें डिस्कस करना है, एक है कैपिटल रिजर्व्स और दूसरे क्या है हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व्स जो है वो देखने हैं। रिजर्व का मतलब क्या होता है, रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, जो चीज़ पास पड़ी हो, जो चीज़ हमने सेव की हो, वो हमारी क्या कहलाती है, रिजर्व्स कहलाती है। ऐसे ही है। अब आपके ख्याल से कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है, क्या कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है? अगर कंपनी सारे का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो फ्यूचर पे कैसे चलेगी? अगर उन्होंने कोई एसेट लेके आने हैं, कहाँ से पैसे पूरे करेगी? नहीं कर सकती ना। तो कंपनी को पूरा प्लान करना होता है कि यार हमने कितना प्रॉफिट देना है, कितनी अमाउंट देनी है, कितनी अमाउंट नहीं देनी। अब फॉर एग्जांपल अगर कंपनी जो है, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपया, तो ये 1 लाख का 1 लाख वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती डिविडेंड के तौर के ऊपर। वो क्या करेगी, थोड़ा बहुत अपने पास रखेगी, बाकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, या थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, बाकी जो है अपने पास रखेगी। क्यों? बिकॉज उसने कंपनी रन करनी है, कंपनी एक्सपैंड करनी है, वर्किंग कैपिटल लेके आना है, एसेट लेके आना है, बिल्डिंग्स बनानी है, इंपोर्ट करनी है, मशीनरी चेंज हो सकती है, कोई भी उसको अमाउंट चाहिए। अगर वो ना रखे पैसे, सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दे और कल को उसको नीड पड़ दे, पैसे कहाँ से लेके आएगी? ला सकती है, तो वो क्या करे, कहाँ से रहेगी? बैंक से लोन। तो लोन ले लेके हमारे मुल्क का क्या हाल हुआ है?
तो वो भी कंपनी क्या हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे मुल्क का भी पीएम वो होना चाहिए जिसको बिजनेस चलाना आता था। जो कारोबार चला सकता है ना, तकरीबन वो बंदा थोड़ी सी आपके मुल्क की बैलेंस शीट भी बेहतर कर सकता है। ठीक है, तो वो डिफ़ॉल्ट हुआ, ये भी डिफ़ॉल्ट। तो इसलिए कंपनीज डिफ़ॉल्ट नहीं होती, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। अब प्रॉफिट लाख रुपया कमाया, 30,000 वो क्या करते हैं, एज अ डिविडेंड दे देंगे, 70,000 अपने पास रख लेंगे। जो ये अपने पास रख लेंगे ये रिजर्व होगा और ये फ्यूचर के किसी कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। आप आज बैठे हुए हैं, आपने आज पैसे सेव करना शुरू कर देंगे, हम अपना प्लान 2 बनाएंगे ग्वादर में, तो उसके लिए पैसे आप आज से सेव करना शुरू कर देंगे। आपने एक्सपेंशन करनी है, आपको आज पता कि यार जो मैंने प्लांट आज लगाया हुआ है ना, इसकी लाइफ 10 साल है। अभी हमने पढ़ना जाके IAS 16 में, आप एक मशीन लेके आते हैं, 10 साल कीमत उसकी प्राइस है, 10 साल के बाद वो मशीन चेंज होनी है, नई मशीन लेके आनी है, पैसा कहाँ से आएगा? तो वो प्लानिंग आपने आज करनी है, पैसा जमा करना है, आज शुरू करना है। तो वो आपके पास क्या है, रिजर्व्स है। तो बेसिकली रिजर्व्स क्या होते हैं, ये वो अमाउंट है जो हमने क्या की होती है, इकट्ठी कर रहे होते हैं, ताकि फ्यूचर में जो हमारे पास यूजेस हैं वो हमारे क्या हो सकें, कंप्लीट हो सकें, उसके ऊपर हम सारा ये कर रहे होते हैं। तो रिजर्व्स जो हैं वो हमारे पास वैसे 2 तरह के होते हैं, एक है कैपिटल रिजर्व और दूसरे होते हैं रेवेन्यू रिजर्व। रिजर्व्स जो हैं वो 2 तरह के हैं, एक है मेरे पास कैपिटल रिजर्व और दूसरे मेरे पास कौन से हैं, रेवेन्यू रिजर्व है। ठीक है, अब रिजर्व की बात करें तो रिजर्व्स में भी हमने सब डिवाइड कर दिया हुआ है कि जो कैपिटल रिजर्व हैं ये हमेशा नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है। जो कैपिटल रिजर्व्स हैं हमारे पास, ये मेरे पास क्या है, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है। नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या है कि इसमें से हमने शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं देना, इनमें से शेयर होल्डर्स को कुछ भी पे नहीं करना, डिविडेंड या कोई भी किसी किस्म की रकम हमने शेयर होल्डर्स को पे नहीं करनी। ये हमारे कौन से कहलाते हैं, कैपिटल रिजर्व। इसमें सिलेबस के पर्सपेक्टिव में 2 चीज़ें आती हैं हमारे पास, एक है मेरे पास जिसे हम कहते हैं शेयर प्रीमियम और दूसरा हमारे पास आती है जिसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस। किस चीज़ें आती हैं, 2 नाम नहीं पूछा, टाइप पूछ, इसलिए क्या फेल करता है, पूछता है कितनी चीज़ें आती हैं, वो नहीं पता, कहानी पूरी लिख के आ जाते हैं, उसने पूछी हुई है कितनी चीज़ें आती हैं, 2। कौन कौन सी हैं, अब बताएं कौन सी हैं, प्रीमियम और रीवैल्यूएशन सरप्लस। आप प्रीमियम के ऊपर शेयर इशू कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, रिजर्व्स बन रहे हैं, पड़ा हुआ पैसा कंपनी के पास, इस शेयर प्रीमियम में से ना शेयर होल्डर को कंपनी 1 रुपया भी पे नहीं करेगी। क्या कंपनी कभी भी पे नहीं करेगी, कंपनी के पास ये है, कंपनी इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगी लेकिन शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही होगी। ये हमारे पास क्या है, शेयर प्रीमियम है। इसका सारा हम पढ़ के आ चुके हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, रीवैल्यूएशन सरप्लस थोड़ी सी बात जितनी इस चैप्टर में चाहिए उतनी ही करेंगे, तफसील जाके हम इसकी IAS 16 में अगले वीक में कर रहे होंगे। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है, ज़रा इसको देखिएगा। आपने एक एसेट जो है वो बाय किया 1 लाख रुपए का, ठीक है, आपने जब एसेट बाय किया आपने एंट्री पास कर दी, एसेट अकाउंट जो है वो आपका 1 लाख से डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट जो है वो आपका 1 लाख से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ये आपने लिखा हुआ है, खरीद के आ गए। एक सवाल का जवाब दें, एसेट क्या होते हैं, एसेट क्या होते हैं, जो कंट्रोल में होते हैं, जिनसे बेनिफिट हो रहा होता है, ऐसे ही है। वाटर एसेट है कि नहीं, वाटर पानी एसेट है कि नहीं, एसेट है। एक कंपनी है उसमें वाटर टैंक लगा हुआ है,
रोज़ मोटर भरते हैं, मोटर करते टैंकी भरती है, जो टैंकी में पानी भरा है वो एसेट है, एक्सपेंस है? सोच के बताएं, दोनों है, बताएं। पानी क्या है, एसेट है कि एक्सपेंस है? अब आपके नेस्ले वाले हैं भर के बेच रहे हैं तो उनके लिए तो उनके एसेट है ये वाले, इनके लिए पानी एसेट है। तो डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं है। अब आपने एक मशीन ली हुई है, लाख रुपए की है, रिकॉर्ड कर ली, साल का एंड होता है, मार्केट में जाते हैं, पता करते हैं कितने की कीमत है। वो कहता है यार इसकी अब मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,50,000 है। आप भाग के आते हैं, पकड़ते हैं अकाउंटेंट को, कहते हैं चेंज कर, कितने की लिख, 1.5 लाख की लिख। आपने बैठे बिठाए अपने एसेट्स की वैल्यू को चेंज कर दिया। जस्ट एक एग्जाम्पल, मेरी पॉकेट में आईफोन है नहीं है, गरीब आदमी हूँ, कहाँ से ले सकता हूँ, 15 Pro Max शायद लूँ मैं आईफोन लेता हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल 3 लाख रुपए का लेके आ गया, मार्केट जाता हूँ, पता करता हूँ कीमत कितनी है, 3.5 लाख रुपये। मुझे बेनिफिट हुआ है? बेनिफिट हुआ है? क्या मुझे बेनिफिट मिला है? बेनिफिट होने में बेनिफिट मिलने में बड़ा फ़र्क है। मुझे बेनिफिट मिला, मैं अब बड़े मज़े से अपने बुक्स में लिख दूँ जी मेरा आईफोन 3.5 लाख रुपए का है, लिया मैंने 3 लाख रुपए का हुआ है, तो ये 50,000 रुपया जब मैंने बेनिफिट रिकॉर्ड कर लिया, ये भी एक सरप्लस तो है, बट ये अभी रियलाइज़ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? रियलाइज़ का मतलब क्या होता है, कैश की फॉर्म में मुझे नहीं मिला। जब एक चीज़ मुझे कैश की फॉर्म में मिली ही नहीं है, मैं कभी मालिक को दूंगा? नहीं दूंगा। तो ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है। जैसे मैं आज तो बड़ा खुश होता हूँ कि मैंने एक हेलमेट लिया था LS2 का, वो है था कोई 32,000 रुपये का, आज वो है 1,27,000 रुपये का। मैं बड़ा फ्लेक्स कर रहा हूँ, तो 1.5 लाख का हेलमेट लेके फिर रहा हूँ, बट मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मुझे उस 1.5 लाख में से कोई इन्फ्लो नहीं हुआ, किसी किस्म का भी इन्फ्लो जो है वो नहीं हुआ, बट मेरा एसेट जो है अपवर्ड वैल्यू हो गया, मुझे एक बेनिफिट हो गया। वो जो बेनिफिट है वो मेरे पास क्या कहलाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस में होगा। अब एसेट मैंने लाख रुपए का लिया था, अब कितने की कीमत है उसकी, 1.5 लाख की। मैंने फौरन से ला के उसको किस पे लिख दिया, 1.5 लाख रुपए पे। मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है, 50,000 का बेनिफिट। ये जो 50,000 का बेनिफिट है ये मेरा क्या कहलाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस कहला रहा होगा। ठीक है, जाके हम इसको पढ़ेंगे IAS 16 में। बस अभी आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एट एवरी ईयर एंड हम हर साल पे क्या करेंगे, इस रीवैल्यूएशन सरप्लस में से कुछ अमाउंट जो है किसको ट्रांसफ़र करेंगे, रिटेन अर्निंग को ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। देखें क्या क्यों करेंगे, रीज़न अभी यहाँ पे सुन लें। आपका एसेट था 1 लाख रुपए का, अगर आपका एसेट 1 लाख रुपए का ही लिखा होता और आप उसको अगर 10 साल पे डेप्रिशिएट कर रहे होते, डेप्रिसिएशन कितनी आनी थी, 10,000 आनी थी। आपने कितने का लिख दिया एसेट, 1.5 लाख का, लाइफ उतनी है, अब कितनी डेप्रिसिएशन हो गई है। अब आप खुद बताएं, एसेट की वैल्यू बढ़ने से डेप्रिसिएशन नहीं बढ़ गई इसकी, और डेप्रिसिएशन बढ़ने से प्रॉफिट नहीं कम हो गया होगा। डेप्रिसिएशन क्या होती है, एक्सपेंस होता है, खर्चा अगर बढ़ जाए प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। तो जब आप अपने एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, आप अपने एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होने से जो उसकी डेप्रिसिएशन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गई तो प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। मालिक ने कहना कि अबे ना तो मुझे प्रॉफिट दे रहा है कि जी मुझे तो प्रॉफिट मिला नहीं है, ऊपर से तो मेरा प्रॉफिट कम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, ये 5,000 रुपये की क्या है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। हम क्या करेंगे, इस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं और रीवैल्यूएशन सरप्लस से वो अमाउंट लेस करके किस में ऐड कर देते हैं, रिटेन्ड अर्निंग में ऐड कर देते हैं। अभी तक सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पे क्या, कि रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में हम मूवमेंट करेंगे, वो किसकी होगी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की।
किसकी करेंगे? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की। और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या होती है कि एसेट को अपवर्ड वैल्यू करने की वजह से जो हमारे डेप्रिसिएशन में इजाफा आया होता है वो हमारी क्या कहलाती है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। सिर्फ हमने ये चीज़ एडजस्टमेंट याद रखनी यहाँ पे कि रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में क्या हो रहा होगा, ये एक अमाउंट जो है वो हमने मूव करनी होती है। फ़ायदे का एक होता है फ़ायदा पहुंचना, एक है फ़ायदा मिलना। फ़ायदा मिला, कैश आया, यूज़फुल लाइफ बेशक उतनी रही है, कैश आया। आपने बैठे बैठे अपने एसेट्स की कीमत बढ़ा दी है, कीमत बढ़ाने से आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस बढ़ गए, वो बढ़ने से क्या कोई प्रॉफिट नहीं कम हो गया? खुद बताओ। तो जो प्रॉफिट कम हुआ ना, वो हम फ़ायदा जो है मालिकों को दे रहे हैं। अगर एसेट्स की कीमत वाकई बढ़ गई है तो वो बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? ऑनर को। वो हम देते नहीं है कि यार आपको तो पैसे मिले नहीं है ये वाले, हमें कौन से पैसे मिले हैं? तो बैठे बैठे हमने कीमत बढ़ा दी है। जब कहते अब हमें बेनिफिट नहीं दे रहे तो हमें फिर नुकसान क्यों दे रहे हो? फ्यूचर में वो रियलाइज होगा ओवर टाइम, तो जाएगा तो फिर हम उसको रिवर्स कर देंगे। वो हम जाके IAS 16 में पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ऊपर जाना वैल्यू, नीचे जाना, कहाँ पढ़ेंगे? जाके IAS 16 में। यहाँ पर सिंपल हमने एक बात रखनी है याद, वो क्या है कि हमने एक अमाउंट उठानी है, कहाँ से कहाँ लिख देनी है? सरप्लस से रिटेन अर्निंग में मूव कर देनी है। तो सरप्लस हमारा हो गया, क्या होता है कि जब एसेट्स को अपवर्ड रिवैल्यू करते हैं, उनका जो प्रॉफिट आया होता है उसमें से हमारा वो होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस। उसमें से एक स्पेसिफिक अमाउंट हमने उठा के क्या करनी होती है? रिटेन अर्निंग में मूव करनी होती है। उसके बाद हमारे पास आता है शेयर प्रीमियम। ये भी पता है क्या होता है शेयर प्रीमियम में? ये चार चीज़ें याद रखते हैं कि शेयर प्रीमियम में से कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो हम चार्ज कर सकते हैं। देखिए, जो भी होंगे ना हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब जब हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी को इनिशिएट करते हुए जो हमारे खर्चे वगैरह हो रहे होते हैं, वो हम कहाँ से लेस करवा सकते हैं? शेयर प्रीमियम में से। उसके अलावा जब भी हम शेयर इशू करते हैं, जो हम कमीशन पे कर रहे होते हैं, डिस्काउंट पे वगैरह कर रहे होते हैं, वो किससे लेस करवाएंगे? हम शेयर प्रीमियम में से। उसके अलावा अगर हम शेयर्स की वापसी होगी, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स होगी, उस पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करें, कहाँ से पे करेंगे? हम शेयर प्रीमियम से। और अगर बोनस इशू करना है तो कहाँ से होगा? शेयर प्रीमियम से। ये अदर देन डिविडेंड बोनस इशू जो है वो कहाँ से जाएगा? शेयर प्रीमियम से जा रहा होगा। तो ये सारे हमारे एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं शेयर प्रीमियम में से। तो ये थे अनडिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व। इसमें से शेयर होल्डर को कोई अमाउंट पे नहीं हो रही, प्रॉफिट कुछ नहीं मिल रहा। अब उसके बाद आएंगे हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व्स कौन से हैं? बेसिकली कि जो हमने 12 महीने काम किया, जो हमने 12 महीने में प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट्स में से जो अब हमने अमाउंट वगैरह देनी है वो हमारे क्या हैं? रेवेन्यू रिजर्व्स हैं। अब इस रेवेन्यू रिजर्व्स में जो हमारे पास चीज़ें आ रही होती हैं वो बेसिकली होती है रिटेन्ड अर्निंग्स, और हमारे पास क्या आती हैं? जो कुछ हमने स्पेसिफिक रिजर्व या जनरल रिजर्व्स हैं वो सारे इसमें आ रहे होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल है, जो रेवेन्यू रिजर्व्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेबल हैं, बिकॉज इनमें से हमने क्या करना होता है? डिविडेंड पे करना होता है। कैपिटल रिजर्व में से कभी भी डिविडेंड पे नहीं होगा, लेकिन जो हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व्स होंगे उन रेवेन्यू रिजर्व में से हम डिविडेंड पे करते हैं। अब इसमें हमारे पास एक आएगी, वो है जी हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स। वो क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर हमारे पास कुछ जनरल रिजर्व्स भी आ जाते हैं, कुछ हमारे पास स्पेसिफिक रिजर्व्स भी आ जाते हैं। ये सारे हैं, ये हमने अपने प्रॉफिट्स में से क्या किए हुए हैं? बनाए हुए हैं। अब रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? प्रॉफिट कमा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, उसी में से कुछ डिविडेंड पे कर देते हैं और कुछ अपने पास रख लेते हैं। कल को कोई बिजनेस में नीड वगैरह हो, कोई काम करना हो, हम वहाँ से पैसे निकाल के मूव कर रहे हो, तो वो हमारा क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली क्या होती है कि आपने अपने प्रॉफिट्स को क्या किया हुआ है? एक्यूमुलेट किया हुआ है, जमा किया हुआ है, उससे डिविडेंड पे कर रहे हैं, उससे बिजनेस चला रहे हैं, जब भी चाहिए पैसे कहाँ से निकालते हैं? रिटेन्ड अर्निंग से निकालते हैं। तो ये आपके रेवेन्यू रिजर्व्स हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए, फॉर एग्जांपल आप थोड़े पैसे साइड पे कर लेते हैं कि कल को अगर बिजनेस की मेंटेनेंस करवानी है, साइड पे कर लिए पैसे, कोई बिल्डिंग डेवलप करनी है, साइड पे कर लिए पैसे आपने,
कोई लॉस वगैरह के लिए पैसे चाहिए हों फ्यूचर में, इंश्योरेंस वगैरह के लिए साइड पे कर लेते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग से ही हम क्या कर लेते हैं, एक रिज़र्व बना लेते हैं कि छोटे मोटे कामों के लिए अगर हमें फ्यूचर में पढ़ सकते हैं, अमाउंट रख ली, वो हमारे क्या कहलाएंगे, जनरल रिज़र्व। फिर हम एक और बनाते हैं, वो होता है स्पेसिफिक रिज़र्व। फॉर एग्जांपल आप आज कहते हैं कि जी मैंने एक बिल्डिंग बनानी है जो है शेखुपुरा में, उसके लिए आज से पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए कि ये किसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ मैं, उस बिल्डिंग के लिए, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रिजर्व कहला रहा होगा। रिटेन्ड अर्निंग का मैं आपके साथ एक टी अकाउंट बना देता हूँ। इस टी अकाउंट को हम लिखें स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ये आएगा मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग, इसका ये आ जाएगा मेरे पास ओपनिंग बैलेंस, फिर आ जाएगा मेरे पास क्या, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, जो भी प्रॉफिट कमाऊंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कहाँ लिखूंगा, मैं रिटेन्ड अर्निंग में लिखूंगा। फिर हमने कहा था कि रीवैल्यूएशन सरप्लस में से कुछ अमाउंट कहाँ लिखते हैं हम, रिटेन्ड अर्निंग में। जो थोड़ी सी अमाउंट होती है वो हमारी कहाँ से आएगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस से आएगी, वो सारी की सारी हमने लिखी क्रेडिट साइड पे। फिर जो मेरा डिविडेंड है, डिविडेंड पेएबल जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फिर अगर मैंने किसी भी रिज़र्व को ट्रांसफ़र किए हैं, ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व, ट्रांसफ़र टू स्पेसिफिक रिज़र्व, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग का एक मैक्सिमम अकाउंट जो है वो ये बन रहा होता है, जिसमें ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, जो प्रॉफिट कमाता हूँ फॉर द ईयर वो इसमें आ जाता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस से जो हर साल अमाउंट चार्ज होती है वो इसमें आ जाती है, डिविडेंड अब इसमें से पे होता है। तो डिविडेंड पेएबल जितना भी डिक्लेयर होगा सारा कहाँ से जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग से जाएगा। फिर अगर इनमें कोई अमाउंट जानी है तो वो भी रिटेन्ड अर्निंग से जा रही होगी, तो सारा कुछ मेरा यहाँ पे आ रहा होगा। ये अकाउंट की फॉर्म में है, अगर इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दें तो मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बन जाती है कि ओपनिंग बैलेंस ये है, प्रॉफिट बीच में ये आया, तो सारा कुछ हमने इसको इस तरह से लेकर चलना होता है। ठीक है, इंक्रीमेंटल डिप्रेशन जितनी भी अमाउंट होगी ना वो हम रीवैल्यूएशन सरप्लस लेस करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग में ऐड कर देंगे। यस तो ये हमने सारा डिस्कस कर लिया, जनरल रिजर्व वगैरह क्या होते हैं क्या नहीं होते, सारा हमारा यहाँ पे डिस्कस हो गया। चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते करते मैं आपको ले जाऊँगा फॉर्मेट के ऊपर, और कल चैप्टर हमारा ये विद 5 पेपर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये नोट कर लें, फिर से सवाल शुरू करते हैं। वाला छोटी छोटी एंट्रीज हैं, इनको पास करते हैं, उसके बाद जब सारा ये हमारी एंट्रीज पास हो जाएंगी फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम एक फॉर्मेट ड्रॉ करवा के 5 पेपर्स कल और परसों कर रहे होंगे। चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया ये वाला। जैसे एग्जाम्पल है, अदील लिमिटेड, हमेशा पहले रिक्वायरमेंट क्या है, जर्नल एंट्री पास करनी है। अदील लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस एज ऑन 1 जनवरी 2023। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, अब देखिए अमाउंट लिखी हुई है, अमाउंट लिखी हुई है। उस लेक्चर में बताया भी था आपको कि क्या करता है, वो अमाउंट बताता है, अमाउंट से नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालने होते हैं। कितना है, 600 मिलियन का, और कितने का एक शेयर है, 100 का। ये शेयर कैपिटल भी गिवन है, वहाँ पे हमें पार वैल्यू भी गिवन है। रिटेन अर्निंग कितनी है, 15 मिलियन गिवन है। ऑन 16 अप्रैल 2023 AL मेड अ 20% राइट इशू एट पार वैल्यू। उसने क्या किया है, 20% राइट इशू कर दिया, किस वैल्यू के ऊपर, पार वैल्यू के ऊपर। व्हाट डज इट मीन, 100 का शेयर है और हमने कितने पे दे दिया है, 100 का ही दे दिया है। मार्केट जो भी होगी हम एग्जिस्टिंग वैल्यू पे दे रहे हैं। इशू कॉस्ट कितनी गई है, 1 मिलियन की इनकर हुई है, हमने इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। सवाल समझ आया, करें सॉल्व, करें करें करें। अगर शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं है तो फिर इशू कॉस्ट किसको चार्ज होगी, रिटेन्ड अर्निंग। जिस तरह डिस्काउंट, ये सारा कुछ इसको चार्ज होगा, रिटेन्ड अर्निंग को डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, करें सॉल्व कि मैं करूँ बड़ा सवाल, खुद मैं करवा दूँ, ठीक है, पेपर भी मेरा ही है वैसे।
चले जी, हमने इसकी क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस से कभी भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती। अदील लिमिटेड है ना, चलें जी बताएं डेट क्या है, यहाँ आ जाएगा डेट, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ आ जाएगा क्रेडिट। उसने जिसमें दी है आप वही कर लें। रुपीज़ इन मिलियन है, आप भी क्या कर दें, रुपीज़ इन मिलियन में ही कर दें ताकि कोई गलती ना हो। आप रुपीज़ इन 1000 भी कर सकते हैं, आप पूरी भी कर सकते हैं, बट जो भी करेंसी है वो ऊपर लिखनी है। क्या डेट है, 16 अप्रैल, अप्रैल कौन सा महीना होता है, चौथा, 16 अप्रैल 23। अब राइट इशू किया है, बैंक डेबिट होना चाहिए और शेयर कैपिटल जो है वो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। अब कितने शेयर्स हैं वो देखते हैं। देखें, हमें उस लेक्चर में बताया भी था आपको, फॉर्मूला क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स। इसको मल्टीप्लाई कर दें, जो भी परसेंटेज है राइट की या बोनस की, आपके पास आ जाएगा कितने शेयर्स हमने इशू किए हैं, ऐसे था। अब एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितने का है, 600 मिलियन का, पार वैल्यू कितनी है, कितने शेयर इशू होंगे, 6 मिलियन, कितने परसेंट राइट इशू इसने किया है, कितना बनेगा, 1.2 मिलियन जो है वो इसने नंबर ऑफ शेयर्स क्या किए हैं, राइट इशू किए हैं। अब आपको पार वैल्यू पे है, हम कर सकते हैं यहाँ पे, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई सिर्फ करना है। बैंक आ गया, डेबिट, कितने शेयर्स हैं, 1.2 मिलियन, किस वैल्यू पे हो रहे हैं, 100 के ऊपर ही, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनता है बताएं, 120 मिलियन से बैंक डेबिट हो गया। अब ये ना प्रीमियम पे है ना डिस्काउंट पे है, और यही हमारी फेस वैल्यू बनती है, तो शेयर कैपिटल भी हमारा क्या हो जाएगा, 120 मिलियन से ही क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये क्लियर है। और नीचे नरेशन लिखते हैं, ये एंट्री क्या हुई है, न्यू शेयर्स आर इशूड। ये अगर आप एंट्री के नीचे नरेशन नहीं लिखोगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। डन, एक एंट्री हो गई। दूसरा क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, सेम डेट के ऊपर ही है। अब शेयर प्रीमियम तो मेरे पास मौजूद नहीं है, तो कहाँ चार्ज करेंगे हम, रिटेन्ड अर्निंग को, तो 16 रिटेन्ड अर्निंग जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और कितनी कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो रही होगी। तो ये हम इस तरह से इसकी एंट्री जो है वो पास कर रहे होंगे। ये क्लियर है। चले, बड़े जल्दी सवाल आ रहे हैं, आ जाते हैं इसके ऊपर। अकील लिमिटेड रिक्वायरमेंट क्या है, जर्नल एंट्री पास करनी है। अकील लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2023। शेयर कैपिटल 600 मिलियन का, 100 फेस वैल्यू है, प्रीमियम भी आ गया और हमारे पास क्या आ गया, रिटेन्ड अर्निंग भी आ गई है। ऑन 16 अगस्त AL मेड अ राइट इशू ऑफ 144, जिसके पास 4 शेयर थे उसे कितने दे दिए शेयर, तो निकालने परसेंटेज क्या होगी, 1/4 करेंगे, परसेंटेज आ जाएगी एट ₹150 पर शेयर। किसके ऊपर की है, 150 पर शेयर के ऊपर, और 5 मिलियन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इनकर हुई है। हमने क्या करनी है, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। सवाल पढ़ लें, इसकी अभी एंट्री पास करते देखते हैं क्या है, क्या इससे मसला नहीं है। सवाल समझ आया। तो देखिए फॉर्मूला अगर आपको ये याद है ना, इससे ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। अगर वो आपको ऐसा शेयर कैपिटल गिवन करता है, अब एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना है हमारा, 600 मिलियन का, तो आपने इसे 600 पे लिख दिया। पार वैल्यू कितनी है, 100, डिवाइड किया एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं, 6, ऐसे ही आ रहे हैं। क्या रेशो है राइट की, 144 बताया था। जो भी रेशो हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 है तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जवाब आता है, 1.5। तो 1.5 मिलियन शेयर्स क्या की हैं इसने इशू की हैं। नंबर ऑफ शेयर लग गया पता।
अब एंट्री पे आ जाओ। बैंक में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1.5 मिलियन। किस अमाउंट पे इशू हो रहे हैं? किस अमाउंट पे इशू हो रहे हैं? 150। इसको 150 से मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आता है? कितना? 225 से क्या हो जाएगा हमारा? बैंक डेबिट हो गया। शेयर कैपिटल हमेशा किससे होगा? 100 है, 100 से मल्टीप्लाई करने क्या जवाब आया? 1। बाकी कहां पे जाएगा? बाकी कहां पे जाएगा? कितना रिमेनिंग चला जाएगा हमारा शेयर प्रीमियम पे? कितना? 75 का चला जाएगा। और वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर हुई है, अब हमारे पास शेयर प्रीमियम मौजूद है, तो शेयर प्रीमियम डेबिट हो जाएगा 5 मिलियन से, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। देखें, अगर आप इस पे चलते हैं तो आपकी एंट्री बड़ी सिंपल है। आप निकाल, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, आपको पता है मेरे इतने शेयर्स इशू हुए हैं, बैंक में इतनी अमाउंट जानी है, फेस वैल्यू पे मेरा ये आना है, ये या तो प्रीमियम है या तो मेरा ये इतना जो है वो डिस्काउंट चार्ज हो रहा होगा। ये क्लियर है? ओके, इसको देखें जरा। रिक्वायरमेंट है जी, जर्नल एंट्री पास करनी है। अरमा लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस एज ऑन 1 जनवरी 2023। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वही 600 का, शेयर प्रीमियम 60 का, रिटेन्ड अर्निंग नेगेटिव 30 है। मीन्स क्या है कि लॉस पड़ा हुआ है, पैसे वगैरह नहीं है। ऑन 11 दिसंबर 2023 AL इशूड 3 लाख शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स भी बता दिए हैं, एट ₹90 ईच। कितने का? 90 का। फेस वैल्यू कितनी है? ये कौन सी बात हो रही है? डिस्काउंट की। आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल, और इशू कॉस्ट कितनी लगी है? 90 मिलियन की। 2 मिलियन की इशू कॉस्ट जो है वो इनकर हुई है। वो थे हमारे प्रीमियम के। अब ये मेरे पास क्या आ गया है? शेयर इशू एट डिस्काउंट। अब मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो पता है कितना है, तो इसकी मुझे क्या करनी है? एंट्री पास करनी है। बताएं क्या डेट है? 11 दिसंबर 2023। सब कुछ छोड़े, एंट्री में एक चीज तो है वो कभी चेंज नहीं होनी, वो कौन सी है? शेयर कैपिटल किस अमाउंट से होगा इंक्रीज? पार वैल्यू से। कितने शेयर हैं? 3 मिलियन। शेयर कैपिटल 3 मिलियन शेयर, सॉरी 3 लाख शेयर है ना, तो ये हो जाएगा 0.3। 3 लाख इज इक्वल टू 0.3 मिलियन, ऐसे ही है ना। कितने का है? 100 का। शेयर कैपिटल किससे इंक्रीज हो जाएगा? 30 मिलियन से। ये क्लियर है? फिर हम चलते हैं बैंक। 0.3 मिलियन शेयर है, 90 के हिसाब से कितनी अमाउंट जाएगी? 27। और रिमेनिंग अमाउंट किसको चार्ज हो जाएगी? आप देखें यहाँ पे क्या हम रिटेन अर्निंग को चार्ज कर सकते हैं? अगर हमारे पास प्रीमियम मौजूद है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो डिस्काउंट वगैरह होगा उसको चार्ज होगा प्रीमियम को, तो रिमेनिंग अमाउंट किसको हम चार्ज कर देंगे? शेयर प्रीमियम जो है उसको चार्ज कर देंगे 3 मिलियन की। तो ये डिस्काउंट में जो इशू किया है वो उसकी एंट्री हमारे पास हो रही होगी, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी किसको चार्ज हो जाएगी? हमारी शेयर प्रीमियम को चार्ज हो रही होगी। ये क्लियर है? डिस्काउंट की समझ आई? बस कि ये भी करो, बस चलें, थोड़े से रह गए। जाजिब, जेजी, गालिब, मारिया, ज़ारा, परफॉर्मर, बस थोड़े से रह गए। चलें, आपके पास अगर आई के क्रेडिट टैक्स है, मुझे पेज नंबर याद नहीं है। अरमा लिमिटेड हमारा हो गया, आप जाजिब लिमिटेड लिख लें, और कोई बचा लिख के ग्रुप में टैक्स भी कर दे। नाम दिखा यार, मैं तो पेज में बताता हूँ एग्जैक्ट। वॉल्यूम 2 में होनी चाहिए थी वैसे ये, और इसमें है, और इसमें इसमें नहीं है यार। मिल गई। एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 और 7 और 8 भी कर लीजिएगा अगर हो गई तो। एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7, पेज नंबर 246, 247।
एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7, पेज नंबर 243 और 247, ये आप लोगों ने घर से करके लानी है। अगर होगी तो ठीक है, वरना हम कल यहाँ पहले डिस्कस करेंगे। अगर आपसे हो जाती है इसका मतलब आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ गई है। कल हम प्रोबेबली सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस कर रहे होंगे और कल हम फिर एग्जैक्ट जो पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं इसके वो शुरू कर रहे होंगे। तो कल का दिन और परसों का दिन पास्ट पेपर करके हमारा चैप्टर ये वाला वाइंड अप हो जाएगा। इसके साथ ही हम फिर स्टार्ट करेंगे ईपीएस, जो इसके साथ आपस में कनेक्टेड टॉपिक है। शेयर प्रीमियम को चार्ज होगी, शेयर प्रीमियम डेबिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी हमारे, है। तो इशू कॉस्ट जो हुई है किसको चार्ज करनी है, और डायरेक्टली आप प्रॉफिट एंड लॉस को कभी चार्ज नहीं कर सकते। आप शेयर इशू करते हैं, कमीशन पे करते हैं, इस तरह के चार्जेस वगैरह पे कर रहे होते हैं SCCP वगैरह को, तो वो सारे किसको चार्ज करेंगे, अब प्रीमियम को चार्ज कर रहे होंगे, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज हम नहीं कर रहे होते। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आ जाएगा वो